किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, अगर आप उस वक्त तक मुस्कुरा सकते हो जब आप पूरी तरह से टूट चुके हो, तो दुनिया में आपको कोई भी हरा नहीं सकता। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 8 अप्रैल 2022 और आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आपको बता दें दोस्तों, आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज हम इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने पहले इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ। और आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में जारी फोर्ब्स की बिलियनर्स 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एलन मस्क। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी बिलियनर्स 2022 की रिपोर्ट के अनुसार एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर हम बात करें दोस्तों दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, एलन मस्क हैं। तो दोस्तों टॉप 5 में कौन कौन है, तो टॉप 5 में दूसरे नंबर पर है दोस्तों जेफ बेजोस। जेफ बेजोस दोस्तों, इनकी नेट वर्थ 171 बिलियन डॉलर है। वहीं एलन मस्क की बात करें तो 219 बिलियन डॉलर इनकी नेट वर्थ है। साथ ही साथ तीसरे नंबर पर हैं बेर्नार्ड अर्नॉल्ट एंड फैमिली। ठीक है, बिल गेट्स चौथे नंबर पर हैं और आपको ध्यान रखना 5वें नंबर पर है वॉरेन बफेट। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 लोग हैं जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ठीक है दोस्तों, आइए कुछ इसके और इम्पोर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो हाल ही में जारी हुई अमेरिका की पत्रिका है फोर्ब्स के द्वारा, इसमें सबसे अमीर कौन है, एलन मस्क हैं। ठीक है ना। और वहीं अगर हम भारतीय के दृष्टिकोण से बात करें दोस्तों, तो भारतीय दृष्टिकोण में मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। मुकेश अंबानी की दोस्तों कुल संपत्ति 90.7 अरब डॉलर बताई गई है, जो कि अंबानी दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। जबकि एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी, उनकी संपत्ति कितनी है, तो 90 अरब डॉलर है। और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में ये 11वें पायदान पर है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, तो सबसे अमीर हैं एलन मस्क। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले दोस्तों आ गया है हमारा जीके बूस्टर, और आज का जीके बूस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से ही आपको नोट्स भी बना लेना है, क्योंकि आज हम बताने वाले आपको प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापकों के बारे में। तो आइए दोस्तों हम आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों हर्यक वंश। दोस्तों हर्यक वंश के संस्थापक कौन हैं, तो बिंबिसार हैं। ठीक है ना। वहीं ध्यान रखना है नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, तो गुप्त वंश को आपको ध्यान रखना है श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक हैं पाल वंश के संस्थापक है गोपाल। और पल्लव वंश के संस्थापक है सिंह विष्णु। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है, तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक है दंतीदुर्ग। चालुक्य जो वातापी वंश है, इसके संस्थापक है पुलकेशिन प्रथम। और चालुक्य कल्याणी तैलब्धुति है, आपको इन दोनों में ध्यान रखना है। वहीं चोल वंश की बात करें तो चोल वंश में विजयालय इसके संस्थापक हैं। सेन वंश में सामंत सेन। गुर्जर प्रतिहार वंश में हरिश्चंद्र या नागभट्ट। ठीक है ना। वहीं चौहान वंश की बात करें तो चौहान वंश में आ जाते हैं वासुदेव संस्थापक थे, चंदेल में नन्नुक। और गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। खिलजी वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तुगलक वंश में ग्यासुद्दीन खिलजी। सैयद वंश में आते हैं खिज्र खान। और लोधी वंश की बात करें तो लोधी वंश में बहलोल लोधी संस्थापक थे। विजयनगर साम्राज्य में हरिहर और बुक्का कौन है, हरिहर और बुक्का आपको ध्यान रखना है। और बहमनी साम्राज्य के संस्थापक हसन गंगू हैं। और मुगल वंश के बाबर हैं। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये पेपर में कई बार देखा गया है। एसएससी रेलवे बैंक हर एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ शेयर जरूर कीजिए। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि देश के सबसे ऊंचे ओपीडी मेडिकल टावर की नींव कहाँ पर रखी गई है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि देश के दूसरे सबसे ऊंचे, देश का सबसे ऊंचा ना कि दूसरा, दोस्तों इसकी जो नींव रखी गई है ये है जयपुर, जो कि कहाँ है, राजस्थान में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जयपुर। आइए दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं हम। 5 अप्रैल 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में देश के सबसे ऊंचे ओपीडी मेडिकल टावर की नींव रखी गई। तो दोस्तों कहाँ पर रखी, कौन से अस्पताल में, सवाई मानसिंह अस्पताल में। ठीक है। और 2023 तक इस मेडिकल टावर में ओपीडी और आईपीडी भी शुरू हो जाएंगी। इस मेडिकल टावर का निर्माण जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा जेडीए के द्वारा किया जा रहा है।
वहीं जेडीए ने मेडिकल टावर के निर्माण कार्य के ठेका 456.80 करोड़ रुपए में रामा कंस्ट्रक्शन को दिया है। ठीक है। इसकी सबसे ऊपरी 2 मंजिल में हेलीपैड भी बनाया जाएगा, जहां एयर एम्बुलेंस के जरिए मरीजों को लाने और ले जाने की भी सुविधा होगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा सबसे ऊंचा जो ओपीडी है, बहुत ही बढ़िया सुविधाओं से युक्त बनने वाला है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य की सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के सभी छात्रों को श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाए जाने की घोषणा की है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये सरकार है हिमाचल प्रदेश की सरकार। दोस्तों हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, इन्होंने क्या किया है कि कक्षा 9 से 12वीं तक के सभी छात्रों को श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ाए जाने की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, आइए इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि शैक्षिक पाठ्यक्रम में भगवत गीता को जोड़ने की योजना बनाई है राज्य के शिक्षा मंत्री। दोस्तों राज्य के शिक्षा मंत्री क्या नाम है? गोविंद सिंह ठाकुर। इन्होंने 3 अप्रैल 2022 को घोषणा की कि आगामी सत्र में कक्षा 9 से 12 तक के सभी छात्रों को श्रीमद् भगवत गीता के एक सब्जेक्ट अर्थात विषय के रूप में ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। दोस्तों छात्रों को उनकी संस्कृति से परिचित कराने और उन्हें नैतिक शक्ति देने के उद्देश्य से यह योजना चलाई गई है। और गीता को 2 भाषाओं में, संस्कृत और हिंदी में स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने कक्षा 3 में संस्कृत की भी पढ़ाई शुरू करने का भी निर्णय लिया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इससे पहले 17 मार्च 2022 को गुजरात प्रशासन ने, इसके पहले किसने? गुजरात ने। आपको ध्यान रखना है गुजरात प्रशासन ने भी श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ाने का निर्णय लिया था, वो भी कक्षा 6 से 12 तक। गुजरात ने कक्षा 6 से 12 तक निर्णय लिया था और हिमाचल ने 9 से 12। आपको ये भी डिफरेंस ध्यान रखने हैं। वहीं राज्य सरकार की ओर से जारी सर्कुलर मुताबिक परंपराओं से गौरव और जुड़ाव की भावना पैदा करने के लिए इस पवित्र ग्रंथ को पढ़ाई से जोड़ा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा विनय मोहन क्वात्रा। जी हाँ दोस्तों, विनय मोहन क्वात्रा जी बने हैं, भारत के नए विदेश सचिव बने हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यह किसका स्थान लेंगे? तो यह स्थान लेंगे हर्षवर्धन श्रृंगला का। ठीक है, आइए दोस्तों कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की बात करते हैं। दोस्तों ध्यान रखना है आपको कि बात आई है प्रमुख नियुक्तियों की। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि विदेश सचिव कौन नियुक्त होंगे? तो विनय मोहन क्वात्रा होंगे। आपको हम बता दें दोस्तों कि वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव कौन हैं? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है संजय मल्होत्रा वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव बने हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? तो मनोज आहूजा बने हैं। अच्छा दोस्तों बताइए, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? दोस्तों हमने आपको बताया भी था, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। कौन बने हैं? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन बने हैं। अच्छा तो बताइए, वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक कौन बनी है? वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक बनी है रेणु सिंह। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये रहा प्रमुख नियुक्ति से संबंधित प्रश्न। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला नियुक्ति प्रमुख है दोस्तों कि भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बनेंगे, तो कौन बनेंगे दोस्तों? तो बनने वाले हैं मनोज पांडे। अच्छा दोस्तों अभी कौन है? तो अभी हैं मनोज मुकुंद नरवणे अर्थात MM नरवणे, जिनका स्थान लेंगे मनोज पांडे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों बात आई है भारतीय थल सेना की, तो आइए भारतीय थल सेना संबंधी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको बताते हैं। दोस्तों जैसे भारतीय थल सेना अर्थात इंडियन आर्मी, दोस्तों इंडियन आर्मी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल, कब हुई थी? 1 अप्रैल 1895 को। ठीक है दोस्तों, भारतीय थल सेना की इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है दोस्तों। वही भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय थल सेना दिवस दोस्तों 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए प्रकृति और हरित नामक पहल को किसने शुरू किया है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो प्राकृतिक प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए प्रकृति और हरित नामक जो पहल है, इसे
शुरू किया है? तो भूपेंद्र यादव। दोस्तों आपको ध्यान रखना है भूपेंद्र यादव जी के बारे में, ये केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। कौन मंत्री हैं ये? तो केंद्रीय परिवर्तन जो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री। अच्छा दोस्तों, चार यहाँ प्रमुख मंत्री हैं। तो दोस्तों आपको बताना है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह दोस्तों ध्यान रखना है कि ये केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं। कौन है ये? तो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। अच्छा दोस्तों बताइए गिरिराज सिंह कौन से मंत्री हैं? तो गिरिराज सिंह के पास केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय है। ठीक है। अच्छा, मनसुख मांडविया जी कौन से मंत्री हैं? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। कौन से मंत्री हैं दोस्तों? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो मनसुख मांडविया। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये तो चार लोगों की बात हुई दोस्तों। अच्छा बताइए कि जल शक्ति मंत्रालय कौन है? तो जल शक्ति मंत्रालय दोस्तों, ये जो न्यू मंत्रालय है इसके मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत। आपको ध्यान रखना है गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो हैं तो जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं। अच्छा ठीक है दोस्तों। अच्छा बताइए, चलिए इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने प्रकृति और हरित नावक पहल को शुरू किया। अच्छा दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? दोस्तों इसका प्रमुख उद्देश्य है कि प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए छोटे बदलावों के प्रति जनता को जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया, अर्थात इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। तो कब मनाया गया दोस्तों? आपको ध्यान रखना है 6 अप्रैल को मनाया गया। कब मनाया गया है? इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 6 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों कि समाज में खेल की भूमिका एवं योगदान को बढ़ावा देना। अच्छा, 2022 की थीम क्या है दोस्तों? इसकी थीम है दोस्तों सभी के लिए एक सतत और शांतिपूर्ण भविष्य सुरक्षित करना, खेल का योगदान इसकी प्रमुख थीम है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना। अच्छा दोस्तों, बात आई है प्रमुख इंपॉर्टेंट डेज़ की। आइए आपको इंपॉर्टेंट डेज़ के कुछ 5 इंपॉर्टेंट डेज बताते हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। दोस्तों 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है और इसकी इस वर्ष थीम थी सभी के लिए टीका। ठीक है फ्रेंड्स। वहीं दोस्तों आपको ध्यान रखना है 15 मार्च। दोस्तों 15 मार्च को क्या मनाया गया था? तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया था। इसकी इस वर्ष थीम थी फेयर डिजिटल फाइनेंस थी। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? तो ये 14 मार्च को मनाया गया था और इसकी थीम क्या थी? गणित एकता। गणित एकता इस वर्ष की थीम थी। विश्व गुर्दा दिवस कब मनाया गया? तो विश्व गुर्दा दिवस मनाया गया 10 मार्च को और इस वर्ष इसकी थीम थी किडनी हेल्थ फॉर ऑल। धूम्रपान निषेध दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 9 मार्च को मनाया जाता है और धूम्रपान छोड़ने के लिए तनावपूर्ण होने की ज़रूरत नहीं है, इस वर्ष की ये इसकी थीम थी। तो दोस्तों ये टॉप 5 डेज आपको मार्च महीने के ध्यान रखने हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी ने 6 अप्रैल 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 42वां। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने 6 अप्रैल को 42वां स्थापना दिवस मनाया है। आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं की चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 6 अप्रैल। कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1980 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों। इससे पहले भारतीय जनसंघ के नाम से जाना जाता था जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी। और किसने की थी इसकी स्थापना? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इसकी स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? भारतीय जनसंघ की स्थापना। आपको ये पॉइंट नोट करने हैं। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी और साथ ही साथ लाल कृष्ण आडवाणी है। बीजेपी के पहले अध्यक्ष कौन बने दोस्तों? तो बीजेपी के पहले अध्यक्ष भी अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है दोस्तों। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों बीजेपी के बारे में, बीजेपी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है बीजेपी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करते हैं। जैसे बीजेपी में दोस्तों वर्तमान में क्या चल रहा है? तो वर्तमान में दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान जो अध्यक्ष हैं तो जेपी नड्डा अर्थात जगत प्रसाद नड्डा जी हैं। लोकसभा के नेता कौन है दोस्तों? तो लोकसभा नेता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और राज्यसभा के नेता हैं पीयूष गोयल हैं। ठीक। और मुख्यालय कहाँ है इसका? तो मुख्यालय दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि न्यू दिल्ली में मुख्यालय है। और लोकसभा के सदस्य हैं 301, राज्यसभा सदस्य दोस्तों 101 राज्यसभा में सदस्य हैं। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। अच्छा दोस्तों, बीजेपी तो राष्ट्रीय पार्टी है। अच्छा, कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं दोस्तों वर्तमान में भारत में? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 8 वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी हैं।
अच्छा, सबसे पहले पार्टी कौन बनी थी राष्ट्रीय पार्टी? तो 1885 में कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो थी दोस्तों, तो ये बनी थी सबसे पहली राष्ट्रीय पार्टी। अच्छा, आइए इसके बारे में सबसे पहले हम अब 8 पार्टियों के बारे में आपको बताते हैं। बीजेपी की बात करें दोस्तों, तो वर्तमान अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, और इसके जो स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। ठीक है दोस्तों। कांग्रेस की बात करें तो सोनिया गांधी हैं वर्तमान अध्यक्ष, और इसकी स्थापना 1885 में हुई थी दोस्तों। ये पॉइंट आपको नोट करने हैं। 1885 कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1980 बीजेपी की स्थापना हुई थी। तृणमूल कांग्रेस, वर्तमान अध्यक्ष ममता बनर्जी, और इसकी स्थापना 1998 में हुई थी दोस्तों। बीएसपी दोस्तों अध्यक्ष हैं मायावती, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में। ठीक। सीपीआई कम्युनिस्ट जो पार्टी है दोस्तों, इसकी जो महासचिव है तो डी राजा हैं, और इसकी स्थापना हुई थी 1925 में, इसकी स्थापना हो गई थी। सीपीआईएम जो है दोस्तों, इसकी स्थापना जो हुई थी तो 1964 में, और वर्तमान जो अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान महासचिव हैं सीताराम येचुरी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, शरद पवार हैं इसके अध्यक्ष, और इसकी स्थापना दोस्तों आपको ध्यान रखना 1999 में हुई थी। ठीक। नेशनल पीपुल्स पार्टी कॉनराड संगमा इसके अध्यक्ष हैं, और इसकी स्थापना 2013 में, और 2013 में राष्ट्रीय पार्टी ये बनी थी। तो दोस्तों ये अंतिम में राष्ट्रीय पार्टी बनी थी, इसके बारे में आपको ध्यान रखना। बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ और भी दोस्तों हम इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं, और इसको आपको बताते हैं। जैसे सबसे पहला है, किस राज्य की सरकार ने स्कूलों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कौन हैं? योगी आदित्यनाथ है, और ये काम किया गया है जिससे लोगों को स्कूल चलो के माध्यम से 100% नामांकन सुनिश्चित हो पाए। अच्छा दोस्तों बताइए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर कितनी है? तो आपको ध्यान रखना है 79.24। कितनी है? 79.24 पुरुष साक्षरता है। वहीं महिला साक्षरता की बात करें तो 59.2 है। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता की बात करें तो 69.72% है। तो ये पॉइंट आपको नोट करने हैं। चलिए दोस्तों आगे बताते हैं आपको अन्य प्रश्न। हाल ही में ओहियो स्टेट सीनेट ने किसे सम्मानित किया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विवेक अग्निहोत्री जी को। हाल ही में ट्विटर के निदेशक मंडल में कौन शामिल हुए हैं? तो एलन मस्क। दोस्तों इन्होंने 9.2% की हिस्सेदारी ट्विटर की खरीद ली है, और निदेशक मंडल में शामिल हो गए हैं। वहीं दोस्तों हाल ही में इस राज्य में गणगौर पर्व मनाया गया है? तो राजस्थान में। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों, आपको ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब हम कल आपसे नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ दोस्तों अगर आपको चैनल पसंद आए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।